नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं सिकता देव। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत मांगी है। एएसजी राजू ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची। मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई है। सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। शराब नीति के मामले में केजरीवाल सीधे रूप से शामिल थे। केजरीवाल को साउथ ग्रुप से किकबैक भी मिला। साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया। आपने गोवा चुनाव में किया और एएसजी ने कहा कि यह पैसा हवाला के जरिए गोवा पहुंचाया गया था। आरोप की पुष्टि गोवा के एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी की है। इसके बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी पार्टी के पहले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी बड़े नेता जेल में हैं। चुनाव नजदीक हैं। इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। और कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर रहें या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। सर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। और सीधे चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास। शुभांग ठाकुर हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में और साथ ही ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं मुकेश सिंह सेंगर। शुभांग, पहला सवाल तो आपसे ये कि अदालती कार्रवाई इस वक्त चल रही है, दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन अंदर से अभी कोई खबर इस वक्त आपके पास? इसकी शुरुआत सबसे पहले ईडी ने करी। उन्होंने अपनी बड़ी दलीलें सामने रखी और ऐसी बातें बताई जो इससे पहले तक कभी सामने नहीं आई थी, क्योंकि इससे पहले तक कभी भी अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। यही बयान ईडी की तरफ से भी सामने आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बताया गया है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो एक कंपनी की तरह काम कर रही है और जितने भी नेता उसमें है वो उनके एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे हैं। आरोप बढ़ते चले गए जब ये कहा गया कि यहाँ पर 45 करोड़ रुपए जो गोवा में इस्तेमाल किए गए वो उनके ऊपर बात की गई और जिस तरीके से पैसे का जो सिलसिला है, जो मनी ट्रेल है, उसको लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। वहाँ पर दूसरी दलील बाद में केजरीवाल के वकील एएम सिंघवी ने रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी ठोस सबूत यहाँ पर केजरीवाल के तरफ से नहीं दिखाया गया है। खास तौर पर ईडी ने अब तक यही कहा है कि उनके पास कोई 2-4 मुख्य बयानबाजी है और वही लोग हैं जिन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उन्हीं को सरकारी गवाह बना दिया गया। आखिर ऐसे सरकारी गवाह पर कैसी बात मानी जा सकती है उनकी? इस पर फिलहाल देखिए जो ईडी है उनका इस वक्त ये कहना है, वापस जो दलील ईडी इस वक्त सामने रख रही है कि जो सरकारी गवाह है उनका बयान कितना अहम है, कितना अहमियत रखता है, ये ट्रायल पर बात करने की ज़रूरत है। फिलहाल हम रिमांड की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पर 10 दिन की रिमांड चाहिए क्योंकि हमें मनी ट्रेल का जो सिलसिला था वो देखना है। अरविंद केजरीवाल की जो इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी में उनका पार्ट रहा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है और ये रिमांड के बाद ही हम उनसे पूछताछ करने के बाद आगे कर पाएंगे। इसके अलावा ईडी की तरफ से जो लॉयर है उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो भारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे उन्हें नष्ट कर दिया गया था, फ़ोन्स जो थे उन्हें नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ईडी ने एक अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बाद ये तमाम सबूत अपने पास हासिल किए हैं। इसको लेकर के फिलहाल ईडी अपनी दलीलें अभी भी कोर्ट में रख रही है और साफ तौर पर यहाँ पर 10 दिन की रिमांड ईडी इस वक्त मांग रही है। अगर वो रिमांड मिल जाएगी तो जो मनी ट्रेल अभी यहाँ पर जुड़ रही है, जिसका बताया गया है कि साउथ लिकर लॉबी से 600 करोड़ से अधिक का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था,
उसमें ये और ज़्यादा काम कर पाएंगे और मनी ट्रेल कहाँ कहाँ तक गई और कितने लोग इसमें जुड़े हुए थे उस बारे में पता चल पाएगा। जी जी मुकेश, जिस मनी ट्रेल की बात शुभांकर है, जिसका जिक्र अदालत में हो रहा है, जाहिर तौर पर 10 दिन की हिरासत अगर ईडी मांग रही है तो बहुत सारी जानकारियां हैं जो उसे अरविंद केजरीवाल से इस वक्त चाहिए। हाँ देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा गया वो आम आदमी पार्टी को गया और आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब के चुनाव में किया। और उसमें यह भी एलिगेशन ईडी ने कोर्ट में कहा है कि जो पैसा है वो हवाला के थ्रू ट्रांसफर हुआ, जिसमें 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुए और बाकी कुछ पैसा जो है वो पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जो पैसा आम आदमी पार्टी को गया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, इसीलिए ईडी बार बार ये कह रही कि वो इस केस के मास्टरमाइंड हैं, क्योंकि वो इस पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया हैं। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कि बहुत जल्दी ही वो इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए, क्योंकि ईडी ने आज कोर्ट में कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक कंपनी की तरह काम कर रही है और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन सबको फायदा हुआ इस शराब घोटाले से। तो एक कंपनी की तरह बिहेव कर रही है आम आदमी पार्टी और ऐसे में जो ईडी है वो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को इस केस में आगे जाकर आरोपी बना ले। वहीं अगर 10 दिन की रिमांड अगर मिलती है केजरीवाल की ईडी को, तो ईडी की टीम उनको ईडी के दफ्तर लेकर आएगी और इसके बाद इस केस में जो आरोपी हैं, जो एक्यूज पहले अरेस्ट हुए हैं, उनके सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है, कन्फ्रंट करवाएगी। इसके अलावा जो पूरी मनी ट्रेल है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। जो अब तक डिजिटल एविडेंस मिले हैं या जो दस्तावेज मिले हैं उनको सामने रखकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है। और ये जो पूछताछ होगी, ये पूछताछ इसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी। जो ईडी का दफ्तर है वहाँ कुछ दिन पहले नए कैमरे लगे हैं जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होती है, तो पूछताछ की पूरी रिकॉर्डिंग होगी और ज़रूरत पड़ने पर ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में रखी जाएगी। चूँकि ईडी रिकॉर्डिंग के साथ साथ किसी का बयान दर्ज करती है तो उसका बयान लिखवाती भी है उसी के हाथ से और बाद में उसके साइन होते हैं। तो केजरीवाल अपने बयानों से, अपनी बातों से मुकर नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि उनका पूरा जो स्टेटमेंट है वो लिखा भी जाएगा और साथ में उसका रिकॉर्डिंग भी होगी। तो केजरीवाल के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि इस मामले में ईडी ने केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड करार दे दिया है और कहा है कि केजरीवाल ने साउथ की लिकर लॉबी के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत जो शराब पॉलिसी है उसमें बदलाव किए गए। शराब पॉलिसी को ऐसा बनाया गया जिससे कि जो शराब कारोबारी हैं उनको फायदा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब बनाने वाले थे, यानी कि जो शराब के मैन्युफैक्चरर थे, वही लोग शराब के रिटेल कारोबार में आ गए। इस पॉलिसी में ऐसे बदलाव हुए कि उन्हीं को रिटेल कारोबार दे दिया गया और थोक कारोबारी थे, उनका जो कमीशन था वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और फिर वापस 6% कमीशन, जो फायदा हुआ थोक कारोबारियों को, उसका 6% कमीशन वापस आम आदमी पार्टी को दिया गया। तो जो केजरीवाल का नाम है वो बराबर बहुत सारे गवाहों के बयानों में, ईडी की चार्जशीटों में, ईडी के रिमांड नोट में आ रहा था। हालांकि पहले वो आरोपी नहीं थे और ना ही उनका एफआईआर में नाम था, लेकिन 2 साल के अंदर ईडी जैसे जैसे जांच करती गई, केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर आता गया। और 2-3 दिन पहले जो प्रेस नोट जारी हुआ था ईडी का, उस प्रेस नोट में ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी जो है इस मामले में अब तक 245 जगहों पर रेड कर चुकी है, 16 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है, 6 चार्जशीट कोर्ट में दायर कर चुकी है। और ईडी ने कोर्ट में खुद कहा है कि जिस तरह से डिजिटल एविडेंस नष्ट किए गए, जिस तरह से मोबाइल फोन नष्ट किए गए, उसके बाद भी ईडी ने इस पूरे मामले में एक बेहतरीन जांच की है और उसी जांच का नतीजा है कि चाहे वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, किसी की भी बेल सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ईडी के एलिगेशन है उनको कोर्ट गंभीरता से ले रहा है और जो अब तक जांच हुई है उसको कोर्ट गंभीरता से ले रहा है। तो ईडी के पास मनी ट्रेल के पूरे सबूत हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि जो ईडी ने जांच की है उसमें अब तक 338 करोड़ की मनी ट्रेल का पता चल गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना था। तो निश्चित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो इस मामले के मास्टरमाइंड करार दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, और शराब नीति में बदलाव से सरकार को 2873 करोड़ का नुकसान
हुआ है, ये कहना है ईडी का। और अब 10 दिन की हिरासत ईडी अरविंद केजरीवाल की मांग रही है। इस वक्त अदालत में पेश है अरविंद केजरीवाल। देखना होगा कि अदालत इस पर आखिरकार क्या फैसला लेती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया इस अपडेट के लिए शुभांग और मुकेश, आप दोनों का। और उधर दिल्ली के आईटीओ पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए और इन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन बाद में इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री आवास, राउज एवेन्यू कोर्ट, बीजेपी हेडक्वार्टर, एलजी हाउस, ईडी का दफ्तर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स की 6 कंपनियों और करीब 500 से ज्यादा दिल्ली पुलिस स्टाफ की भी तैनाती की है। इसके अलावा एंटी राइट वेपन और वाटर कैनन व्हीकल्स भी तैनात हैं इन इलाकों में। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है, उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी, ये करोड़ों रुपए खाने का काम क्यों किया गया था, ये करोड़ों रुपए खाए उसका गोवा और पंजाब के चुनाव में दुरुपयोग कैसे किया गया था। 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है। इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है? आज गुरूर टूटा है। अरविंद केजरीवाल ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लीडर हैं, करप्ट के करप्ट हैं, भ्रष्टाचारियों में भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, स्वाभाविक रूप से कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि शराब नीति गलत थी। अगर भ्रष्टाचार के सबूत मिले तो दोषियों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मेरे साथ भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय कन्वीनर योगेंद्र यादव हैं। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल को जिस परिस्थिति में गिरफ्तार किया गया, आप कैसे देखते हैं? कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र का हिमायती है, जो इस देश में कानून का राज देखना चाहता है, उसे धक्का लगा होगा। मुझे भी लगा। मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, उनकी पार्टी का सहयोगी नहीं हूँ और एक्साइज नीति के बारे में मेरी मान्यता है कि गलत नीति है जिसकी जांच होनी चाहिए और अगर भ्रष्टाचार का सबूत मिले तो जरूर पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन ट्रायल के समय, इन्वेस्टिगेशन के समय पकड़ पकड़ के गिरफ्तार करना उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, इसका इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है। इसका एक ही मतलब है उन्हें दिखाना और देश को दिखाना कि अरे हमारे खिलाफ होके तुम मुख्यमंत्री रह सकते हो। इसके पीछे एक ही नियत है, व्यक्ति को तोड़ना, पार्टी को तोड़ना, सरकार को तोड़ना। और इसलिए जो व्यक्ति मेरे जैसा लोकतंत्र का हामी है, मैं अपना
अपना राग द्वेष मोहब्बत, इसको लोकतंत्र से मोहब्बत के ऊपर कैसे कर सकता हूँ? असली चुनौती तो वही है, इसलिए हम सब इसका विरोध करते हैं और जो व्यक्ति इस देश में लोकतंत्र चाहता है उसे इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। जी, एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, कोई प्रेसिडेंस ऐसा है नहीं। आप इस संवैधानिक संकट को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जो इसका कानूनी पक्ष है वो तो कोर्ट बताएंगे संभव है कि नहीं है। मेरे ख्याल से तो कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं है इसके अंदर, है ना। और इसका जो नैतिक पक्ष है, नैतिक पक्ष सिर्फ आम आदमी पार्टी पे नहीं है ना, नैतिक पक्ष तो सीबीआई पे भी है, ईडी पे भी है। आपने जो हेमंत सोरेन के साथ किया वही आप अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं। ये समय है आगे देखने का और देश को बचाने का। लोकतंत्र बचेगा, सब बचेंगे, झगड़े भी सुलट जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र सर्वोपरि है। एक आखिरी सवाल, आप कैसे देखते हैं अब इस मामले में? आपको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल को एक कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, एक लंबी कानूनी लड़ाई? कानूनी तो लड़नी पड़ेगी और रास्ता क्या है, मगर कानूनी से बड़ी सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अंततः जो इस सरकार ने किया है वो जनता का अपमान किया है। मूलतः मोदी सरकार कह रही है चाहे तुम जिसको मर्जी चुन लो, राज तो हम चलाएंगे ना, हम तय करेंगे, तुम्हारे चुनने से क्या होता है। इसलिए अब जिन लोगों ने चुना है, दिल्ली की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं तो चाहता हूं कि अन्य विपक्षी दल भी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कल बड़ा संजीदगी से सही बयान दिया, और मैं चाहता हूं कि तमाम विपक्ष इस सवाल पर एक खड़ा हो। बाकी सब झगड़े बाद में होंगे, लेकिन जब लोकतंत्र बचाने का सवाल होगा, जैसा 1977 में हुआ था, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ था, ठीक उसी तरह से आज सारे विपक्ष को और सारी जनता को खड़ा होना पड़ेगा। कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी। मंगलवार को हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी के 2 साल के बच्चे कृष्णा को मस्कुलर एट्रोफी है, जो ये एक गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन इंजेक्शन जो है वो सैकड़ों या लाखों का नहीं, करोड़ों का है, 16 करोड़ का। बच्चे की मदद के लिए रकम आनी शुरू हो गई है। रकम कम है लेकिन शुरुआत तो हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही बच्चे के लिए इंजेक्शन का इंतजाम हो सकेगा। और अगर आप कृष्णा के लिए मदद करना चाहते हैं तो आप उसके पिता शुभम भसीन के खाते में सीधे पैसे भेज सकते हैं। उनका खाता शिवपुरी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की माधव चौक शाखा में है। उनका खाता नंबर है 202380355581 और बैंक का IFSC कोड है SBIN 0003215। तो जिस गंभीर बीमारी से ये छोटा बच्चा जूझ रहा है, क्या होता है ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इस पर अब विस्तार से समझ लेते हैं। ये एक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। ये एक जेनेटिक बीमारी है। बच्चों का वास्तविक विकास जो है इसकी वजह से नहीं हो पाता। बच्चे को मांसपेशियों पर कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि मसल्स वो कंट्रोल नहीं कर पाता। नर्व सेल के साथ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगती है। बच्चों की कमज़ोरी बढ़ने लगती है। बच्चा मस्तिष्क से पूरा कंट्रोल खो देता है और बच्चा बिना किसी की मदद से अपने सर तक नहीं हिला पाता। और ये इंजेक्शन जो इलाज है इस बच्चे को इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए इतना महंगा क्यों है? इंजेक्शन का कितना असर होता है? स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस बनाती है ये इंजेक्शन। जीन ट्रीटमेंट थेरेपी से ये इंजेक्शन जुड़ा हुआ है। 16 करोड़ रुपए का ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन की 50% असर की बात रिसर्च में कही गई है। 20 में से 10 बच्चों को इंजेक्शन लेने के बाद सुधार देखा गया। माता पिता सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश में हैं कि मदद मिले तो फिर इस बच्चे को ये इंजेक्शन मिल सकता है। और आर्थिक मदद ये माता पिता इस बच्चे के लिए चाहते हैं ताकि ये इंजेक्शन उसको मिल पाए, जो कि 16 करोड़ रुपए की है। और अतुल गौर जो हमारे संवाददाता हैं शिवपुरी से, सीधे चलते हैं उनके पास। अतुल, मदद आनी शुरू तो हुई है लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है। परिवार की मुश्किलों के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें तो।
जी सिक्ता जी, देखिए मैं बिल्कुल उनके घर के ठीक सामने खड़ा हूं और मैं आपके अपने दर्शकों को साफ तौर पर यह बता दूं कि बहुत सामान्य परिवार है। एक ये कृष्णा मोबाइल नाम की छोटी सी शॉप है और इसी शॉप के साथ उनका घर है, बल्कि घर और शॉप एक ही जगह पे हैं। तो मैं ये अंदर उनके पास जाने की कोशिश करता हूं और जो बच्चा है, बच्चे के परिवार के सदस्य हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको ये भी बता दूं कि ये जो मोबाइल का कारोबार करते हैं वो बहुत छोटा सा है। 10-5 मोबाइल इनके पास सेकंड हैंड मोबाइल को बेचने का व्यवसाय है, तो बड़ी मुश्किल से इनका परिवार का भरण पोषण अपना चल पाता है। ऐसे में बच्चे की बीमारी और फिर इस तरह की परेशानी इनको झेलनी पड़ी है, तो निश्चित तौर पर ये परिवार पूरा के पूरा डिस्टर्ब हुआ है। मंगलवार को जब हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि हम एनडीटीवी हैं और अपने जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझते हैं, तब हमने इनकी बात को आम जनों के बीच में रखा, शासन और सरकार के सामने रखा। तो अब इनको एनडीटीवी की पहल के कारण मदद मिलना शुरू हुई है। राशि भले ही छोटी हो, लेकिन ये सब बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुई है और एनडीटीवी इनके कितने काम आया है। सिक्ता जी, मैं आपसे बात कराऊं तो सबसे पहले बच्चे के पिता हैं और आप हमसे बात करके ये बताइए कि आपको जो मदद हमने आपने बात रखी है एनडीटीवी के माध्यम से, जी सर, बाद आपको मदद करना शुरू की। सर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी सर। मैं बताऊं, मैं जगह जगह फिरा, मतलब मेरी किसी ने मदद नहीं करी सर। एनडीटीवी इंडिया से आपने जो न्यूज बनाई सर, जैसे नगमा मैडम तक पहुंचाई, सिक्ता मैडम जी ने देखी, उसके बाद से सर मदद आना चालू हो गई। जैसे आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं सर, तो उन लोगों में से हजारों फोन मुझे आए। उन लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं एनडीटीवी से, आप हिम्मत ना हारे। मैंने कहा मेरा बच्चा ना बैठ पाता ना चल पाता सर, और कुछ लोगों ने लाइव वीडियो कॉल भी किया था। मदद आना सर चालू हो गई एनडीटीवी की तरफ से। मतलब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी सर मेरे बच्चे का इलाज हो पाएगा सर, क्योंकि 16 करोड़ एक छोटी रकम नहीं है सर, बहुत बड़ी रकम है सर। मैं सुनकर ही वहां बेहोश हो गया था जहाँ मैंने सुना था ना सर। मतलब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप ये बताइए कि हमने मंगलवार को आपकी बात लोगों के सामने रखी, सरकार के सामने रखी, कितना अंतर मंगलवार के बाद से आया? सर मुझे हजारों कॉल्स आ गए सर, बहुत लोगों, कुछ लोगों ने धनराशि भी दी सर, और कुछ लोगों ने वीडियो करके बच्चा देखा तो उन्होंने दोबारा धनराशि दी सर एनडीटीवी की मदद से। सर मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे लाभ है, अब मुझे थोड़ी उम्मीद है कि सर कि नगमा मैडम जी ने जो न्यूज चैनल पे हमारा और सिक्ता मैडम जी ने जो हमारी मदद करना चाहिए सर, आगे भी हमें सपोर्ट मिलता रहेगा और लोग हमारी मदद करें। हम तो बस एनडीटीवी इंडिया, नगमा मैडम और सिक्ता मैडम जी से यही चाहते हैं, बस हमारे बच्चे का इलाज हो जाए, इंजेक्शन लग जाए सर। बस हमें आपसे ही एनडीटीवी से भरोसा है। सबसे पहला न्यूज चैनल यही है जिसने हमारी मदद करी है सर। सबसे पहला न्यूज चैनल हाँ सर, एनडीटीवी इंडिया ये सर, जो जिसने हमारी मदद करी और धनराशि आना चालू हुई है, जिसने हमारी सुनवाई करी है इतना वक्त निकाल कर। वरना हम जगह जगह भटके हैं सर, हमारी बहुत कम, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी सर। आपको उम्मीद पैदा हुई है? पैदा हुई है सर। नगमा मैडम जी और सिक्ता मैडम जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, इन्होंने हमारी खबर चलाई और सर हजारों लोगों ने हमें कॉल किए और कुछ लोगों ने बच्चे को देखा ये बेड चल नहीं पा रहा है, उन्होंने सर 100 रुपए करे, जैसे 500 करे सर, कुछ लोगों ने डबल भी भेजे। उन्होंने कहा बच्चे की हालत तो बहुत बीमार है, पलटी भी नहीं खा पाता है। तो अच्छी सम्मानजनक राशि आ गई है आपके पास? जी सर, उम्मीद है सर मेरे बच्चे को एनडीटीवी इंडिया इंजेक्शन लगवा देगी सर। पता हम इंजेक्शन की मांग करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चे के लिए बस। तो सिक्ता जी देखिए, बच्चा ये गोदी में है, ये बच्चा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बहुत मासूम सा प्यारा सा बच्चा है और मुस्कुराहट इसके चेहरे पर कभी कभी आती है और अपने हाथ से ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसके पैर ये इस तरह से देखिए आप, अगर कोई ऊपर करता है तो ऊपर होते हैं, बाकी ये खुद अपने पैरों को संभाल नहीं सकता। हाथों को थोड़ा थोड़ा मूव करता है लेकिन उनको ठीक ढंग से चला नहीं पाता और बोलता भी कम कम है। आप बताइए कि आपको जब एनडीटीवी से हमने आपकी बात सरकार के सामने रखी, प्रशासन के सामने रखी, उसके बाद कितना परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया है और बहुत सपोर्ट मिला है एनडीटीवी का, और धन्यवाद करते हैं सिक्ता मैडम और नगमा मैम का, जिनके थ्रू हम जनता तक पहुंच पा रहे हैं, जिनके थ्रू हमें बहुत मदद मिल रही है जनता से। आगे भी जनता मदद करे और सरकार मदद करे। उम्मीद है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। बच्चा सो भी नहीं पाता रात भर, एक एक घंटे में बेचारे को पलटी दिलानी पड़ती है, उसमें इतनी भी ताकत नहीं है। आप जब हम आपके पास नहीं आए थे तब आप लोग बहुत मायूस थे। मंगलवार को आपकी हमने पूरी फरियाद जो आपने कहा वो सारी बात हमने सरकार तक पहुंचाई, लोगों तक पहुंचाई। कितना अंतर आपको लग रहा है? बहुत अंतर है, तब से अब तक
बहुत सपोर्ट मिल भी रहा है जनता का, और आगे भी मिलता रहे, यही उम्मीद है सबसे। जी, आपको लगता है कि आप इलाज आप करवा पाएंगे? उम्मीद है कि आगे बहुत सपोर्ट मिलेगा। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अतुल, सिक्ता मेरा जी, एक आपने देखा छोटा कि जी, इन लोगों ने बिल्कुल कहा हम कि सुन रहे हैं हमें माता पिता को बच्चा अतुल, दिया है। और इस मुश्किल घड़ी में एनडीटीवी इंडिया उनके साथ है। लेकिन ये बताइए, अगर आप इस बच्चे के पिता से पूछ पाएं, जो ये जीन ट्रीटमेंट थेरेपी है जिससे जुड़ा ये इंजेक्शन है, इसके बारे में इनको जानकारी कब और कैसे मिल पाई, और कैसे पता चला कि यही एक तरीका है इस बच्चे के लिए, इसके सही इलाज के लिए? जी बिल्कुल। आप ये बताइए शुभम जी कि जो बच्चे की बीमारी थी, उस बीमारी के बाद में बीमारी जब आपके सामने आई तो कैसे सामने आई, कैसे पता लगा आपको कि ये जेनेटिक बीमारी है और इसका यही ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं? सर 6 महीने तक तो ये बच्चा बैठा ही नहीं। हमने फिर इसको ग्वालियर दिखाने ले गए, उन्होंने एमआरआई करी, उन्होंने कहा ब्रेन तो इसका ठीक है थोड़ा। फिर सर ये बच्चा कभी बैठा नहीं, चला नहीं। फिर हम 12-13 मंथ बाद सर दिल्ली दिखाने गए। 21 दिन बाद इसकी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने 17 रिपोर्ट जांच करी, जैसे सर हम पे पेपर थे। दिल्ली में किस अस्पताल में दिखाया? सर गंगाराम में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में प्रवीण कुमार जी को दिखाया था। उन्होंने 21 दिन बाद एक रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने कहा ये बच्चा कभी जीवन में न बैठेगा, न चलेगा, न पलटी खाएगा, मतलब, और ये कमजोर होता जाएगा, न अपनी कभी गर्दन संभालेगा। सर ये सुन के मैं बेहोश हो गया था सर, क्योंकि मतलब अपन को, मेरे को लगा शायद मजाक कर रहे हैं, बट सर आगे जाके देखा, आज 4-6 महीने हो गए सर, न बच्चा अपनी गर्दन संभाल पाता सर, न वो बैठ पाता, न वो पलटी खा पाता, बिस्तर पे फ्रेश वगैरह सब होता है सर। उन्होंने ट्रीटमेंट क्या बताया? उन्होंने ट्रीटमेंट बताया था 16 करोड़ का इंजेक्शन है, जो आपकी हैसियत से बाहर है, आप नहीं लगवा सकते अगर आपकी पहचान नहीं हो। जी सर, और उसके बाद आप लोगों से सर, मतलब मैं जगह जगह फिरा सर, 16 करोड़ रुपए कोई मदद नहीं करता सर, ये बताऊं। बस ये कि मतलब आप लोगों ने इस बात को रखा तो कुछ लोग हमसे जुड़े, थोड़ी थोड़ी मदद आना चालू हुआ है एनडीटीवी की तरफ सर। नगमा मैडम जी ने, सिक्ता मैडम जी ने ये न्यूज चलाई सर, आप लोगों ने समय निकाला इतना कीमती, तो सर धनराशि आना प्राप्त हुआ है कुछ, और लोग जुड़ना चालू हुए हैं सर मदद करने के लिए। तो हमारी एनडीटीवी से यही वो है। शुभम जी ये बताओ कि आपको डॉक्टरों ने ये बताया कि 16 करोड़ रुपए का जो इंजेक्शन है वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले भी इसका कोई बच्चे का ट्रीटमेंट है? नहीं सर, बस वही इंजेक्शन बताया, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं ली है सर। उन्होंने यही कही बस 16 करोड़ की इंजेक्शन ही अगर आप लगवा सकते हैं, अगर आपकी हैसियत है या आपकी पहचान है, तो बस आपका बच्चा ठीक हो सकता है। 16 करोड़ का तो सर कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे अच्छे इंसानों पे भी इतना धन नहीं हुआ सर, कितना महंगा वो इंजेक्शन अफोर्ड कर सके सर। सिक्ता जी आप सुन रही हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि हमने जब इसका डायग्नोस किया तो पता लगा कि इसको, बच्चे को बैठने उठने में परेशानी है। हम इनको सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली ले गए, वहाँ डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, उन्होंने इनको डायग्नोस करके बताया कि बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी की बीमारी है और ये एक जेनेटिक बीमारी है। और इसी बात को लेकर के जब इन्होंने इलाज के संबंध में बात की तो इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और बताया गया कि 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है जो इनके बस और इनके पूरे तरह से कंट्रोल के बाहर है। यही बात थी कि इन्होंने पहले मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, प्रशासन के कई अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, कई एनजीओ से संपर्क करने की कोशिश की। इस बीच इनको एनडीटीवी के बारे में किसी ने बताया, फिर ये एनडीटीवी के पास में आए और मंगलवार को हमने इस बच्चे की कहानी और इन माता पिता की जो परेशानी है वो न केवल सरकार के सामने रखी बल्कि लोगों को भी बताने की कोशिश की। और मंगलवार के बाद जब खबर टीवी पर चली तो तत्काल बात से इनका कहना था, शुभम जी मैं सही कह रहा हूँ, अगर मंगलवार से जैसे ही खबर चली थी तो वैसे ही आपके पास में धनराशि, जी सर धनराशि आना चालू हो गई। और पहला ही न्यूज चैनल है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जिसने, वरना और जगह अपन लोगों को जाना पड़ता है, जैसे ऑफिसों में अधिकारियों को चक्कर लगाने पड़ते, पहला ऐसा न्यूज चैनल है सर जिसने घर आके मदद करी है सर, हम मतलब समय निकाला। और लोगों के आपको फोन भी आ रहे हैं सर, हजारों लोगों के फोन आ गए, मतलब हम पे चाहे कम धनराशि दी, बट उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आपकी न्यूज को हम शेयर करते रहेंगे, बच्चे को बस इंजेक्शन लगवाएंगे। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से? मैं सर एनडीटीवी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, और ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ते, ये घर तक आए सर, अपना कीमती समय निकाल कर सर इन्होंने मेरी मदद करी। मतलब मैंने तो सर उम्मीद ही हार ली थी, बस मैं बच्चे को देख के रोता रहता था सर अपने। आप बता दीजिए, आप उम्मीद हार गए थे, एक उम्मीद दोबारा पैदा हुई है, तो एक अपील और करना चाहेंगे कुछ जो दर्शक देख रहे हैं, सरकार जो सुन रही है, प्रशासन जो सुन रहा है?
हम ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करते रहें आगे और इंजेक्शन लगे और बहुत सपोर्ट मिले। और हम एनडीटीवी का बहुत धन्यवाद करते हैं, नगमा मैम और सिक्ता मैम का, जिन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट करा है। हमें अब कभी की उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे बच्चे के लिए इंजेक्शन के लिए कुछ उम्मीद आगे बढ़ पाए और इंजेक्शन लग पाएगा, मगर आपने हमारी उम्मीद जगाई है, आपका सपोर्ट मिला है, इसीलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, एनडीटीवी परिवार का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बच्चा कैसे भी चल पाए और इस बच्चे जी बिल्कुल अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनसे फिर एक बार यही अपील, आप देख रहे हैं 2 साल का मासूम कृष्णा जिसको एक इंजेक्शन का इंतजार है ताकि उसका इलाज हो सके। तो अगर आप कृष्णा की मदद के लिए आप हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पिता का जो बैंक अकाउंट है वो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 2023803581 और IFSC कोड भी सामने है। तो आप अगर किसी तरह के बीच अपने हैसियत के हिसाब से बड़ी या छोटी मदद भी करें तो बिल्कुल इस परिवार के लिए बहुत बड़ी ये मदद हो जाएगी। लंबा इंतज़ार इस परिवार को करना पड़ा है, तो अगर आप कृष्णा के लिए मदद करना चाहते हैं तो आप उनके पिता शुभम भसीन के इस बैंक अकाउंट में आप सीधे आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और अतुल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बच्चे की हालत इस वक्त भी आप जैसे कि आप जब बात भी कर रहे थे तो ठीक नहीं है, परेशान तो माता पिता होंगे ही, लेकिन हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमारे ज़रिए इस परिवार तक पहुंच रहे हैं और जितनी हो सके छोटी से ही मदद ज़रूर करना चाहते हैं। तो हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया और जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो इस मामले को अब समझ पाए हैं तो आप भी इस परिवार को मदद दे सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी और हमारे चैनल पर भी। कृष्णा के पिता का जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो लगातार फ्लैश होता रहेगा, तो आप वहां से डिटेल लेकर इनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया अतुल गौर आपका शिवपुरी से। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और जो खबर है भोजशाला की, आज 5 सदस्यों की एएसआई टीम भोजशाला के परिसर पहुंची। टीम पहले चरण का सर्वे कर वापस लौट आई है। सर्वे टीम के जाने के बाद मुस्लिम समाज ने नमाज वहां अदा किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित करीब 800 साल पुरानी भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज में मतभेद चल रहा है। हिंदुओं के मुताबिक भोजशाला सरस्वती जी का मंदिर है, जबकि मुस्लिम इसे पुरानी इबादतगाह बताते हैं। अब इसका सच जानने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। इस बीच सर्वे पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से डाली गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। और अमृतांशी इस वक्त हमारे साथ है, चलते सीधे उनके पास। अमृतांशी, एएसआई टीम की जो सबसे पहले जो लक्ष्य है वो मकसद किया है कि वो पता कर पाए कि आखिर जिसको लेकर ये पूरा विवाद है उसका जड़ कहाँ है? बिल्कुल, देखिए 2022 में हिंदू पक्ष की ओर से एक संगठन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद इसको लेकर लगातार लंबे समय से सुनवाई हो रही थी। और इसी के बाद हाई कोर्ट की जो इंदौर बेंच है उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि जो ये विवाद बार बार खड़ा हो रहा है इसको लेकर सर्वे किया जाए। और आज सुबह 6:30 बजे के करीब भोजशाला का जो ये परिसर है पीछे, जहाँ पर आपको शायद एक मस्जिद नुमा गुंबद दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर आज सुबह 6:30 बजे के करीब एएसआई की टीम पहुंची। जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसके बाद आज से यहाँ पर जो एएसआई की टीम है उन्होंने अपना सर्वे शुरू किया। इसके बाद एएसआई की जो टीम थी जब वो पहुंची, उनके साथ यहाँ पर हिंदू पक्षकार से जो है 2 लोग मौजूद थे, 2 लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन फिलहाल उस याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर
दिया है, एक तरह से खारिज कर दी है कि फिलहाल सर्वे नहीं रोका जाएगा और इसके बाद लगातार सर्वे जारी रहा। हालांकि आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है, भोजशाला में 2003 के बाद से ही मंगलवार के दिन पर हिंदू यहाँ पर आकर अंदर पूजा करते हैं और शुक्रवार के दिन पर यहाँ पर नमाज अदा मुस्लिम समाज की ओर से की जाती है। आज शुक्रवार का दिन था, इसलिए एएसआई का सर्वे करीबन 6 घंटे चला और 6 घंटे सर्वे चलने के बाद यहाँ पर 12 बजे करीब एएसआई की जो टीम्स हैं वो बाहर आ गई। सर्वे इसलिए रोक दिया गया आज का, अब दोबारा कल शुरू होगा क्योंकि मुस्लिम समाज यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंच चुका था। 3 से 4 घंटे उनको नमाज अदा करने के लिए दिए गए हैं। जताया जाता है, बार बार दावा किया जाता है हिंदू और मुस्लिम समाज की ओर से कि यहाँ पर मंदिर है। मुस्लिम समाज कहता है कि यहाँ पर मौलाना कमाल का जो है मस्जिद है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन रिजवान खान आपको दिखाएं ये जो पीछे पूरा स्ट्रक्चर है भोजशाला का। हालांकि आज के दिन यहाँ पर जो एएसआई है उन्होंने पूरी तरह से जो जगह है उसको मैपिंग की है। उसमें मैपिंग के बाद एएसआई ने सभी जो पॉइंट्स हैं, जो स्पॉट्स हैं इस भोजशाला के अंदर उनको चिन्हित कर लिया है। चिन्हित कर वहां से सर्वे टीम अपना काम शुरू करेगी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के ओर से कोई भी फिलहाल अभी इसको लेकर जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि जब शहर काजी आज नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनको सर्वे को लेकर कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो मुस्लिम पक्षकार हैं, जो याचिका करता हैं, उन्होंने कोई भी जानकारी यहाँ के समाज को नहीं दी, ना ही काजी को दी। इस कारण उनको सर्वे को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मुस्लिम पक्ष यहाँ पर नहीं पहुंचा। अब मुस्लिम समाज इसको लेकर एक बैठक बुलाएगा, पक्षकारों के साथ, याचिकाकर्ताओं के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगामी दिनों में क्या मुस्लिम पक्ष इसको लेकर दोबारा से इस जो अंदर सर्वे है उसमें शामिल होगा या नहीं। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका है वो फिलहाल अभी उस पर कोई आदेश नहीं दिया है। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से सुनवाई होगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ये सर्वे चलता रहेगा नहीं। लेकिन 6 हफ्ते के भीतर यहाँ पर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और अगली सुनवाई 29 अप्रैल को की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट जब भी साक्ष्य को लेकर फैसला लेगा। 60 कैमरों पर निगरानी की जा रही है, वीडियोग्राफी के जरिए जो है पूरा सर्वे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा की संख्या में पुलिस बल पूरे आसपास जगहों पर तैनात है। पूरी तरह मोबाइल फ़ोन जो है वो अंदर प्रतिबंधित है। जी शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए अमृता श्याम का। आप देख रहे हैं 5 की बात और अब खबर राजस्थान की, जहां के विद्युत प्रसारण निगम ने कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी कर दिया है। आदेश में दफ्तरों में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि कैजुअल ड्रेस में आने से ऑफिस का अनुशासन बिगड़ता है। इस आदेश पर क्या है लोगों की राय, देखिए हमारे सहयोगी सोमू आनंद की ये रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में कहा है कि कर्मचारी दफ्तरों में उचित ड्रेस पहन के जाएं, यानी कोई कैजुअल ड्रेस पहन के नहीं जाएं, टी शर्ट और जींस पहन के नहीं जाएं। जो साफ पूरा कंडक्ट है वह बताया गया है कि यूनिफॉर्म में आना है। और अभी जब यहाँ पे लंच आवर है तो हम एक दफ्तर में आए हैं, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रसारण निगम लिमिटेड के। यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? आरबीपीएन में है सर। आरबीपीएन में। तो अभी जो ये नया आदेश आया है, इस आदेश पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? सर ये होना चाहिए, वैसे ड्रेस कोड सभी के लिए होना चाहिए, 4th क्लास एम्प्लॉय क्या सभी के लिए होना चाहिए, ताकि ऑफिस डेकोरम बना रहना चाहिए। हमने अभी देखा कि यहाँ भी कई सारे कर्मचारी जो हैं वो जो कोड लाया गया है उस कोड में नहीं थे, जींस में टी शर्ट में दिखे। क्यों अभी भी ऐसे कर्मचारी दिख रहे हैं? धीमे धीमे इस क्षेत्र में सबको जानकारी हो रही है, तो आशा है कि जल्दी सभी यूनिफॉर्म में आएंगे और सभी इसका पालना करेंगे। आपको कब जानकारी मिली इस नियम के बारे में? हम तो क्या पहले से ही ड्रेस कोड लागू था हमारे तो टेक्निकल में, तो हम तो शुरू से ड्रेस में आ रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या वजह है कि कई सारे कर्मचारी अभी भी जो आदेश आया है उसकी पालना नहीं कर रहे हैं? अभी उनको आदेश की मतलब पालना के लिए मतलब उनको आदेश या तो मिला नहीं होगा या जानकारी नहीं होगी उनको इस बात की। अगर होती तो वो पहन के आते। लेकिन आदेश आए हुए तो अब 4 दिन से अधिक का वक्त हो गया है। अभी सब कंफर्ट जोन में चल रहा है अपने। तो ये कंफर्ट जोन जो है वो कब तक समाप्त हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? ये कि हमारे प्रसारण में तो कंप्लीट हो चुका, मतलब ये कैंटीन में अदर डिपार्टमेंट के आए हुए हैं वो पहने हुए हैं। बाकी प्रसारण के अंदर ड्रेस कोड सभी लागू हो गया है
और हमारे अधिकारी सभी को बता भी दिया कि आप सभी प्रॉपर ड्रेस में आए, जिससे अच्छा डेकोरम रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे होली जैसलमेर की।